सुनो नाज़रीन, प्रोग्राम जवाब खपे सां गॾु मां आहियां इम्तियाज़ मीर। फ़ौजी अदालतुनि में सिविलियन जो ट्रायल जो मामिलो ऐं उन सां गॾु सुप्रीम कोर्ट में वधंदड़ तक़सीम पोलराइज़ेशन। जीअं त अॼु तव्हांखे पाण ख़बर अथव हिकिड़ी रिट पिटीशन थी आहे ऐं उन पिटीशन में कॉन्टेम्प्ट जी पिटीशन थी आहे ईंदड़ चीफ जस्टिस फ़ाइज़ीसा साहिब जे लाइ। ऐं उन सां गॾु मुल्क जे अंदरि सियासी आइनी ऐं मुआशी मामला जा मामला कीअं हल थींदा। मूंखे टेलीलाइन ते जॉइन कयो आहे सीनियर रहनुमा सीनियर सियासतदान मोहतरम जनाब सरदार नज़ाकत साहब मूंसां गॾु आहिनि। सरदार साहब, मैं आपको वेलकम करता हूँ अपने शो में। बहुत शुक्रिया मीर साहब। सरदार साहब, सियासी आइनी या माशी मामलात कैसे हल होंगे, ये सबसे बड़ा अहम सवाल है। IMF का प्रोग्राम तो मुआहदा तो हो गया है, 1 बिलियन इस गवर्नमेंट को मिलेंगे, $1 बिलियन, $1 बिलियन मिलेंगे निगरान हुकूमत को, $1 बिलियन मिलेंगे जो आने वाली हुकूमत बनेगी, यानी कि $3 बिलियन या $3 बिलियन का ये मुआहदा है। क्या कहेंगे? देखें मीर साहब, पहली बात तो ये कि IMF के प्रोग्राम में जाना पाकिस्तान का इसलिए जरूरी था कि जो इंटरनेशनल कमिटमेंट्स होती हैं, आपको याद होगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की कोशिशों की वजह से जो क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस में इंटरनेशनल जो डोनर्स थे उन्होंने जो कमिटमेंट्स की थी वो बेसिकली मशरूत थी IMF के प्रोग्राम के साथ। IMF के जो पैसे हैं वो हमें कोई ज्यादा नहीं मिलने, लेकिन जाहिर है पूरी दुनिया जो डोनेट करती है या ट्रेड करती है या जो पैसे जो किसी मुल्क को दिए जाते हैं तो उसको बाकायदा मॉनिटर किया जाता है और IMF का काम है कि फंडिंग मॉनिटर करना। बेसिकली IMF के प्रोग्राम में जाना इसलिए जरूरी होता है कि पूरी दुनिया से जो फंडिंग होती है IMF उसको वैलिडेट करता है और उसी के मुताबिक पूरी दुनिया से पेमेंट आती है। मैं समझता हूँ कि IMF के प्रोग्राम में जाना इस वक्त इंतहाई जरूरी था और ये पाकिस्तान के लिए एक उम्मीद की किरण बनी है। और मैं समझ रहा हूँ कि जो क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस में चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी से इंटरनेशनल कम्युनिटी ने कमिटमेंट किया था, फिर इस तरह सऊदी अरब और दुबई और पूरी दुनिया के लोग जो पाकिस्तान को फैसिलिटेट करना चाहते हैं फाइनेंशियली, उनके लिए बड़ी आसानी है कि वो अब बगैर किसी चेक परतीब के वो लोग पाकिस्तान को अच्छे तरीके से फैसिलिटेट कर सकते हैं। तो सही सर, उसी के साथ ही आपको पता है बड़ी अहम मुलाकात हुई थी, इसके ऊपर हमने 2 दफ़ा बात भी की थी। दुबई मुलाकात, मौलाना फजल रहमान ने दुबई मुलाकात पे एतमाद में न लेने पे जो है ना नून लीग से नाराज़गी का इजहार किया है। यानी कि वो कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी तो PDM का हिस्सा नहीं है, पीपल्स पार्टी से तो उन्होंने सवाल नहीं किया, नून लीग से किया। अब कह रहे हैं कि PDM ख़त्म हो चुकी है क्योंकि तहरीक थी वो ख़त्म हो गई, PTI की गवर्नमेंट चली गई। क्या कहेंगे? देखिए मीर साहब, मौलाना फजल रहमान साहब ज़ाहिर एक सीनियर पॉलिटिशियन है और उनकी पाकिस्तान के अंदर बड़ी फॉलोइंग है और पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल सिस्टम है, पॉलिटिकल लीडरशिप है, उसमें एक बड़ा नाम है मौलाना फजल रहमान साहब का। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी समेत पाकिस्तान की तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस उनका बड़ा एहतराम करती हैं। उनकी जो बेसिकली रिजर्वेशन की ग्रीवेंसेस थे वो डेफिनेटली मुस्लिम लीग नून के साथ थे, क्योंकि हम लोग तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पाकिस्तान की हुकूमत का PDM का हिस्सा नहीं है। तो मेरे ख्याल में एक सवाल के जवाब में गैर रस्मी गुफ्तगू के दौरान मौलाना फजल रहमान साहब ने अपनी रिजर्वेशन शो की है, लेकिन ये मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि मौलाना फजल रहमान साहब जो आइंदा पाकिस्तान की पॉलिटिक्स का एक रोड मैप बनेगा उसमें मौलाना फजल रहमान साहब का एक कलीदी किरदार होगा और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पाकिस्तान की तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस के मैंडेट का एहतराम करती है और बिलखुसूस जो मौलाना फजल रहमान साहब की पाकिस्तान के डेमोक्रेटिक सिस्टम के लिए एक तवील तरीन जद्दोजहद है, उसको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एहतराम से देखती है, इज्जत से देखती है। और मैं आपको बिल्कुल इंश्योर कर रहा हूँ कि आइंदा जो भी पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल सेटअप बनेगा उसमें मौलाना फजल रहमान साहब का एक कलीदी किरदार होगा और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उनको साथ लेके चलेगी। क्योंकि आपको याद होगा कि आसिफ अली जरदारी साहब ने 2008 से ऑनवर्ड जितनी पाकिस्तान के अंदर जिसको जितना मैंडेट मिला है, मोहतरम बेनजीर भुट्टो शहीद की जो रिकंसिलिएशन की पॉलिसी थी उसके मुताबिक पीपल्स पार्टी ने सबको फैसिलिटेट किया और इसी तरह करेंगे। सरदार साहब, आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी बढ़ती हुई तकसीम है, आपको पता है, और जो है ना सेम पेज पे जुडिशरी भी हमें नज़र नहीं है, वहाँ भी एक पोलराइजेशन नज़र आ रही है। क्या कहेंगे?
लेकिन सब ये हमारे मुल्क के लिए बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि पाकिस्तान के अंदर एक ऐसा इदारा जो पाकिस्तान के तमाम लोगों को इक्वली ट्रीट करने के ऊपर और हेल्प उठाता है और ये कमिटमेंट करता है पाकिस्तान के तमाम सिटीजन के साथ कि पाकिस्तान के तमाम शहरियों को इक्वली ट्रीट किया जाएगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमें ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा, क्योंकि माजी के अंदर चाहे डिक्टेटरशिप हो या पाकिस्तान के अंदर जितने लोगों ने जमहूरियत के ऊपर शक खून मारा है, हमारी जुडिशरी ने उसको ना कि सिर्फ वैलिडेट किया है बल्कि उसको फैसिलिटेट भी किया है और उसको एक राह फराम की है कि वो पाकिस्तान के अंदर रूल कर सके, चाहे कोई भी डिक्टेटर हो। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के इदारों को, चाहे मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट है, सिविल ब्यूरोक्रेसी है या जुडिशरी है या पार्लियामेंट है या जो भी इदारे हैं, उनको अपनी अपनी डोमेन में रह के काम करना चाहिए और कानून के मुताबिक काम करना चाहिए। जो चीफ जस्टिस साहब हैं उमर अता बंदयाल साहब, हमारे लिए बहुत काबिल एहतराम काम करते हैं। वो उनकी एक्ट ऐसे थे जिससे पाकिस्तान के आम लोगों में ये बात पाया जाता है कि उमर अता बंदयाल साहब एक पॉलिटिकल पार्टी के सरबराह को फैसिलिटेट कर रहे हैं और उसके लिए जिस तरह उन्होंने कमेंट्स पास किए हैं और जिस तरह उन्होंने उसको फैसिलिटेट किया है, उससे ये लग रहा है, ये तासर क्रिएट हो रहा है कि वो एक बायस्ड होकर पाकिस्तान की जुडिशरी को लीड कर रहे हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जो आने वाले चीफ जस्टिस साहब हैं वो पाकिस्तान की जुडिशल सिस्टम को बेहतर करने के लिए और तमाम जुडिशरी चलने के लिए कोई इकदाम और पाकिस्तान के जो जिससे कम से कम बायस होने की खून आती हो। और आपको याद होगा कि जिस तरह साकिब निसार साहब ने पाकिस्तान की जुडिशरी को लीड किया है, वो बड़ी शर्मनाक चीफ जस्टिस साहब रहे, पाकिस्तान निसार साहब हों या साबिक चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी साहब हों। अब मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर एक ऐसे चीफ जस्टिस की आमद है कि पूरी दुनिया के लोग वो एक ऐसे शख्स हैं कि वो आइन, कानून और न्याय की बुनियाद पर। बड़ी मेहरबानी सरदार साहब, बड़ी मेहरबानी, आपने टाइम दिया। नाज़रीन, ब्रेक जो टाइम था ब्रेक हम